अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एनटीएससी फ़िज़िक्स का हमारा सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मोशन की कुछ इब्तदाई बातें जो है वो किए थे और काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो हैं वो देखा था, और मैंने आपसे कहा भी था कि ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस जो हैं इनको आप लोग याद कर लो। मुझे उम्मीद है आपने वो याद कर लिए होंगे, क्योंकि अब आज हमको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसमें उन काइनेमेटिकल इक्वेशंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके, आप एक चीज़ देखिए कि जब हम मोशन की यानी हरकत की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट का हमारे जहन में नाम आता है वो है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने बहुत पहले, तकरीबन 400 साल पहले, एक किताब लिखी थी जिसका नाम है प्रिंसिपिया मैथमेटिका। इस किताब में उन्होंने फ़िज़िक्स के 4 अलग अलग कवानीन जो है, 4 अलग अलग लॉज बताए थे। इन 4 लॉज में से 3 लॉज जो हैं वो हरकत के नाम से मंसूब हैं, मतलब हरकत के कवानीन के तौर पे उनको पढ़ा जाता है। और एक जो चौथा जो कानून है उसे ग्रेविटी का, मतलब तजाजुब का या कशिश शक्ल का कानून कहते हैं। आज मैं एकदम शुरुआत में मुख्तसरन आपको न्यूटन के उन 3 कवानीन के बारे में बताने वाला हूँ जो हरकत के कवानीन के नाम से मशहूर हैं। ओके, देखिए न्यूटन का जो पहला कानून है वो बहुत ही सिंपल तरीके से हम उसको इस तरह से ले सकते हैं। जो फर्स्ट लॉ है उसका ये स्टेटमेंट है कि अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो उस वक्त तक रुकी हुई रहेगी जब तक कोई बैरूनी कुव्वत उस पर अमल ना करे। ओके, जब तक कोई चीज़, अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो कब तक रुकी हुई रहेगी? जब तक उस पर कोई बैरूनी कुव्वत अमल ना करे। या फिर अगर कोई चीज़ मुस्तकिल हरकत में है, यानी मुस्तकिल रफ्तार वाली हरकत में है, तो वो उस वक्त तक हरकत जारी रखेगी जब तक कोई बैरूनी कुव्वत उसको रोक ना दे। तो इस स्टेटमेंट को हम फर्स्ट लॉ कहते हैं। इसके बाद सेकंड जो लॉ है, मतलब जो दूसरा जो कानून है वो है कि किसी भी जिस्म पर अमल करने वाली कुव्वत हमेशा उस जिस्म के मेयार हरकत की तब्दीली की शरह के बराबर होती है। ओके, ये थोड़ा सा टेक्निकल अल्फाज यहाँ पर आ गए। कुव्वत हमेशा मेयार हरकत की तब्दीली की शरह के बराबर होती है। अब इसको अगर हम एक फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। बात हो रही है कुव्वत की, ओके, यानी F, और उसने बताया था कि F इक्वल टू, ये इक्वल होगा काय से? तो मेयार हरकत की तब्दीली की शरह। आप याद रखो, तब्दीली की शरह का मतलब यानी रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, यानी वक्त से डिवाइड करना। और किसको डिवाइड करना? तो ख़ती मेयार हरकत को। ख़ती मेयार हरकत को आमतौर पर P लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर हम उसको लिखेंगे P/T। ओके, तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है ये एक्चुअली सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू P/T। अब मैं इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, यह आ जाएगा F इज इक्वल टू P जो है ख़ती मेयार हरकत या लीनियर मोमेंटम, उसका मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मतलब कमैयत और रफ्तार का हासिल ज़रब, और डिवाइडेड बाय है टाइम। तो ये हो जाएगा, P की जगह पर मैंने m इंटू वे ले लिया, टाइम है ही नीचे। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m इंटू, ये जो T है मैं इसको सिर्फ V के नीचे लिख सकता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये ज़रब है इसलिए आप दोनों में से किसी एक के नीचे लिख सकते हो। लेकिन आप सोचो m V/T, ये जो चीज़ है रफ्तार की तब्दीली की शरह है, और ये होता है ख़ती इसरा जिसको आमतौर पे A से ज़ाहिर करते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा F इज़ इक्वल टू M इंटू A। तो आप लोग याद रखो, ये एक फार्मूला जो है ये न्यूटन का दूसरा कानून है। F इज़ इक्वल टू M इंटू A, मतलब कुव्वत जो है वो हमेशा कमैयत और ख़तीसरा के हासिल ज़रब के बराबर होती है। कमैयत और ख़तीसरा, मास और लीनियर एक्सेलरेशन, इन दो लोगों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दो लोगों का जो हासिल ज़रब होगा वो हमेशा कुव्वत यानी फोर्स के बराबर होगा। तो इसे कहते हैं न्यूटन का दूसरा कानून हरकत। ये सेकंड लॉ हो गया। इसके बाद न्यूटन का जो तीसरा कानून हरकत है
वो भी बहुत आसान है और उसका ये कहना है कि अमल और रद्द अमल यानी एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के मसावी लेकिन मुखालिफ होते हैं। तो इस बात को हम लोग सिंपल वे में अगर लिखना चाहें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन ये एक दूसरे से इक्वल होते हैं लेकिन मुखालिफ होते हैं। मतलब यहाँ पर माइनस अलामत आ जाएगी। अगर मैं एक्शन की जो फोर्स है उसको F1 बोलूँ तो ये आ जाएगा F1 इज इक्वल टू माइनस F2। मतलब F2 जो है वो रिएक्शन की फोर्स होगी, लेकिन दोनों इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट सिमतों में होंगे। तो इस तरीके से ये 3 अलग अलग कवानीन हैं जो न्यूटन के नाम से मंसूब है या न्यूटन ने इनको बताया था और इन्हें न्यूटन के कवानीन कहा जाता। ओके, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा और वो ये है, और उसकी ज़रूरत आप लोगों को डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स में पढ़ने वाली है। न्यूटन का जो सेकंड कानून अभी हमने देखा F इज़ इक्वल टू पी अपॉन टी यानी मेयार हरकत की तब्दीली की शरह। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये टी को इधर ला लो। अगर आप इस टी को इधर ला लोगे तो ये हो जाएगा F इंटू टी इज़ इक्वल टू पी। मतलब लीनियर मोमेंटम जो है, ख़ती मेयार हरकत जो है वो हमेशा कुव्वत और वक्त का हासिल ज़रब होता है। अगर हम कुव्वत को वक्त के साथ हासिल ज़रब कर दें तो जो नंबर हमको मिलेगा वो ख़ती मेयार हरकत होगा। ओके, तो ये थी कहानी न्यूटन के अलग अलग तीनों कवानीन की। इन तीनों कवानीन को समराइज़ करने के लिए आप लोग इस फोटोग्राफ पर, ये जो आपकी स्क्रीन पे आप नज़र आ रहा है, इस पे आप नज़र डालो। इससे न्यूटन के तीनों कवानीन का पूरा मतलब खुलासा जो है वो सामने आ जाता है। आप याद रखो कि न्यूटन के जो तीनों कवानीन हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और ये दुनिया के तमाम यानी ऑल मैटर्स, जैसा आप सेंटर में देख रहे हो कि ऑल मैटर्स के ऊपर ये अप्लीकेबल हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये था न्यूटन के कवानीन के का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के हमारे न्यूमेरिकल्स। देखिए, अभी जिस न्यूमेरिकल को आपने देखा स्क्रीन पर, उसमें जावेद नाम का एक लड़का है जो कि एक टावर पे खड़ा हुआ है और वहाँ से उसने एक पत्थर को छोड़ दिया। ओके, तो देखिए इसको हम थोड़ा सा पहले एक समझने के लिए मान लो कि ये इस तरह से एक टावर है और यहाँ पर वो बच्चा खड़ा है और उसने यहाँ से एक पत्थर को ड्रॉप किया। ये पत्थर को जब वो ड्रॉप करेगा तो वो यहाँ से ऐसे नीचे गिरेगा ज़मीन की सतह के ऊपर। ओके, आप लोग याद रखो जब वो नीचे ड्रॉप करेगा तो जाहिर सी बात है, जैसे मैं ये पेन को मैंने पकड़ के रखा हूँ और मैं छोड़ दूँ तो ये नीचे गिरेगा ग्रेविटी की वजह से। तो क्योंकि वो शुरुआत में उसके हाथ में पकड़ा हुआ है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ओके, इब्तिदाई रफ्तार 0 है और जिस वक्त वो ज़मीन की सतह पर पहुंचेगा तो वहाँ पर उसकी इंतहाई रफ्तार होगी, फाइनल वेलोसिटी तो वो v होगी। और प्रॉब्लम में हमको उसकी कीमत जो दी गई है वो है 20 मीटर पर सेकंड। और इस बात पर से हमको मालूम करना है कि ये जो टावर है ये कितनी बुलंदी पर है, नहीं इसका एज जो है वो हमको मालूम करना है। ओके, ये क्लियर, आप ये फिगर जो है ये इसको देखकर आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखो कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी दी गई है और हाइट मालूम करना है। एक और चीज़ यहाँ पर मालूम है अपने को और वो है ज़मीन की ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, जिसको आम तौर पर जी कहते हैं। ओके, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या कशिश शक्ल का इसरा। अब आप लोग इसमें एक चीज़ देखो कि ये जो जी है एक्चुअली ये ए है, ठीक है। तो अब हमारे पास यू ए वी है और हमको एच मालूम करना है। एक्चुअली एच जो है फासला है, तो उसको हम लोगों ने कल काइनेमेटिकल इक्वेशंस में एस लिखा था। तो आप लोग गौर करो, इनमें से सिर्फ एक चीज़ गायब है, वो है टाइम। तो कौन सी काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करें कि हम जवाब तक पहुंच सकें? तो आप लोग देखो एकदम इजीली हमारे दिमाग में आ रही है तीसरी काइनेमेटिकल इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, याद करो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस हमने देखा था।
तो 3 में से ये तीसरे वाली यहाँ पे अप्लीकेबल दिख रही है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं है और इसमें भी टाइम दिया हुआ नहीं है। ओके, चलो तमाम कीमतें इसमें ला के रख दो। ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू, आपको 0 दिया हुआ है क्योंकि इनिशियली वो उसके हाथ में था, उसने फेंका नहीं था बल्कि उसने जस्ट छोड़ दिया है। ओके, ड्रॉप किया है उसने। यह आ जाएगा 2 इंटू ए का मतलब जी हो जाएगा और एस का मतलब एच हो जाएगा, बुलंदी। क्लियर? बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू, आप जी की वैल्यू वैसे तो 9.8 होती है, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली उसको 10 ले सकते हो। एक बार आप याद रख लो, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन g की वैल्यू तकरीबन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जा सकता है कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए, क्योंकि सिर्फ 9.8 वेरी क्लोज टू 10 है। ठीक है, तो अब आप देखो ये दो नंबरों को आप इधर शिफ्ट कर लो, ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 400 और अपॉन में ये आ जाएगा 2 इंटू 10, ये 0 से ये 0 कट जाता, इसका मतलब h इज इक्वल टू 2 से इसको कट कर दो 20 मीटर। तो जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनमें से 20 मीटर वाला ऑप्शन करेक्ट है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब देखिए जो सेकंड प्रॉब्लम है, ये पहले ही प्रॉब्लम का एक मॉडिफाइड मतलब उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बना हुआ है। इसके अंदर आपको ये बोला गया है कि जावेद जो है वो वापस उसी टावर पे है और अब उसने उस पत्थर को ड्रॉप नहीं किया बल्कि उसने फेंका है। ओके, तो अब अगर वो ऊपर से अगर वो फेंकता है तो उसकी फेंकने की कुछ रफ्तार होगी। ओके, तो आप लोग देखो उसमें यहाँ दिया हुआ है कि इस जगह पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, यानी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसने फेंका, और जब वो पत्थर ज़मीन पर पहुंचा तो उस वक्त उसकी रफ्तार जो है वो 22 मीटर पर सेकंड हो गई। और फिर मतलब तमाम चीज़ें वैसी है, तो आपको बुलंदी जो है वो मालूम करना है। तो अब आप देखो इक्वेशन तो डेफिनेटली यही होने वाली है, यानी काइनेमेटिकल इक्वेशन तो यही वाली रहेगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसमें तमाम वैल्यूज पुट कर दो। तो ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू इस मरतबा 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a की जगह पर आप g ले सकते हैं और s की जगह पर h ले सकते हो। ओके, चलो 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है इंटू h, ये पूरा एक नंबर है। इस 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर आकर वो माइनस हो जाएगा। 484 माइनस 4 मतलब ये हो जाएगा 480 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 10 इंटू एच, और ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 480 अपॉन 2 इंटू 10, ये दोनों नंबर अपॉन में आएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाता, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 2 से आप इसको कट कर दो, ये हो जाएगा 24 मीटर। मतलब इस मर्तबा उस टावर की जो बुलंदी है वो 24 मीटर होगी, अगर इस तरह की चीज़ें अगर है तो, यानी ये तमाम चीज़ें अगर उसमें है तो। ओके, क्लियर? समझ में आया सब लोगों को? तो नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तीसरा क्वेश्चन जो अभी आपके स्क्रीन पर आपने पढ़ा और नोट डाउन भी कर लिया होगा, तो आप देखिए इसमें आपको दिया गया है कि एक जिस्म पर 0.1 सेकंड तक एक कुव्वत अमल कर रही है। मतलब आपको टाइम दिया गया है, टाइम बराबर 0.1 सेकंड, और उस बॉडी के ऊपर अमल करने वाली जो कुव्वत है, मतलब जो फोर्स है, उसकी कीमत दी गई है 980 न्यूटन। आपको इसके अंदर पूछा गया है कि ख़ती मेयार हरकत की तब्दीली की शरह क्या होगी, मतलब लीनियर मोमेंटम जो है उसमें चेंज कितना आएगा। ओके, उसको आमतौर पर डेल्टा पी कहते हैं, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि न्यूटन का जो कानून है सेकंड वाला, उसके मुताबिक फोर्स जो है वो हमेशा ख़ती मेयार हरकत की तब्दीली की शरह के बराबर होती है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होती है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब ये डेल्टा टी को आप इधर शिफ्ट कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, इसमें तमाम वैल्यूज पुट कर दो, ये हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू, मतलब ये वाली क्वांटिटी मैंने इधर लिख दिया हूँ एफ
एफ़ की वैल्यू है 980 न्यूटन इंटू डेल्टा टी की वैल्यू है 0.1 सेकंड। जाहिर है इन दो नंबरों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू 980 इंटू 1, यानी ये हो जाएगा 98.0 और न्यूटन इंटू सेकंड। ओके, तो 98.0 न्यूटन सेकंड ये उस सवाल का जवाब होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा 98 न्यूटन सेकंड, ये करेक्ट आंसर है। ओके, ओके देखिए इस प्रॉब्लम में जो चीज़ हमको दी गई है वो ये है कि एक कार मसावी वक्फे में मसावी फासला तय कर रही है। अब याद रखो आप कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर होता है तो मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। ओके, यानी ये यूनिफॉर्म मोशन का केस हो गया। यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल करते। इस प्रॉब्लम के अंदर जो चीज़ दी गई है उसके हिसाब से आप देखिए कि मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये इतना फासला है ए से लेकर बी तक। ओके, ए जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और बी जो है वो इंतहाई पॉइंट है। और आपको ये बोला गया है कि पहले निस्फ हिस्से में, मतलब इसका बराबर बीचों बीच में एक सेंटर ले सकते हैं सी। ओके, तो इसमें आपको ये बोला गया है कि इसमें पहले निस्फ हिस्से के अंदर उसकी जो उसकी जो रफ्तार है वो है 20 मीटर पर सेकंड और बाद वाले हिस्से के अंदर उसकी जो रफ्तार है वो है 30 मीटर पर सेकंड। तो हम लोगों को उसकी एवरेज वेलोसिटी मालूम करना है। ओके, तो अब एक काम करते हैं, हम लोग ये वाली जो वेलोसिटी है इसको v1 बोल देते, इसको हम लोग v2 का नाम दे देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है तो ये सपोज करो कि x है, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये भी x होगा। अब मसावी फासला है लेकिन रफ्तारें अलग अलग है, इसीलिए इसमें टाइम अलग लगेगा, इसमें टाइम अलग लगेगा। तो मान लो इसको लगने वाला टाइम t1 है और इसमें लगने वाला टाइम t2 है। तो क्या हम रफ्तार, फासला और वक्त में कोई रिलेशन बना सकते हैं? तो बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। देखो क्या करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू, यानी रफ्तार बराबर फासला बटे वक्त। फासला है x और वक्त है t1। ओके, आप एक काम करो, t1 को इधर शिफ्ट करो, v1 को इधर ला लो, यह आ जाएगा t1 इज इक्वल टू x अपॉन v1। अब इसमें हम v1 की वैल्यू रख सकते हैं, यह आ जाएगा t1 इज इक्वल टू x अपॉन v1 की वैल्यू है 20। ओके, तो ये वैल्यू हमको पहले हाफ के लिए मिल गई, यानी इतना टाइम लगेगा। ओके, आप बराबर तरीका जो है वो ध्यान में रखो कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने पहले बराबर पहला हिस्सा जो लिया उसको सॉल्व किया, उसमें लगने वाला वक्त मालूम कर लिया। सेम कहानी यहाँ रिपीट होने वाली है। यहाँ पर हम लोग v2 रफ्तार लेंगे तो v2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन t2, ये हो जाएगा v2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन, ये t2 को मैं इधर ला लेता हूँ तो ये आ जाएगा t2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन v2 उधर चला जाएगा अपॉन में, ये हो जाएगा t2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन v2 की जगह पर उसकी कीमत ले लेते हैं, वो आ जाएगा 30। तो इस तरह से हमने पहले हाफ में लगने वाला टाइम और दूसरे हाफ में लगने वाला टाइम मालूम कर लिए। अब अगर हम टोटल टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम आएगा t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। ओके, मुझे उम्मीद है आपने इतना नोट डाउन तो कर ही लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम एक काम करेंगे, इसमें ये वैल्यूज ला के रख दो। तो t इज इक्वल टू t1 क्या कीमत है उसकी, x अपॉन 20 प्लस, ओके, और t2 की वैल्यू है x अपॉन 30। चलो अब इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अब आप देखो कि t1 की वैल्यू और t2 की वैल्यू रखने के बाद ये चीज़ मिली। इस पर से हम t की कीमत निकाल सकते हैं। 20 और 30 है तो नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ऊपर क्रॉस करेंगे तो 30 इधर 20 इधर, ये हो जाएगा 30x प्लस 20x। t इज इक्वल टू ये हो जाएगा टोटल मिलाकर 50x अपॉन 20 इंटू 30। 0 से ये 0 कैंसिल हो जाता, 5 से ये नंबर 20 कट जाता। इसका मतलब t इज इक्वल टू आ गया, ऊपर से x बाकी बचा है और नीचे आ जाएगा 3 4 12। तो टाइम के लिए कीमत इतनी आ गई, t इज इक्वल टू x अपॉन 12। ओके, अब हम लोग इस पर से औसत रफ्तार जो है वो मालूम कर सकते हैं।
देखिए औसत रफ्तार का कंसेप्ट क्या होगा। औसत रफ्तार जो है, एवरेज वेलोसिटी, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब ए से लेकर बी तक टोटल डिस्टेंस है x प्लस एक्स, तो 2x अपॉन टोटल टाइम मतलब दोनों को लगने वाला टोटल टाइम t है, तो यहाँ पे t आ जाएगा, मतलब x अपॉन 12। क्लियर। देखो अब बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस है x प्लस एक्स और टोटल टाइम है इतना, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू, आप लोग देखो ये फर्स्ट अपॉन सेकंड अपॉन थर्ड, तो ये नंबर ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 12 और अपॉन में नीचे बचेगा x के x कट गया, 2 इंटू 12 इज, यहाँ पे x से x कट देंगे और ये 2 से 12 को मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 मीटर पर सेकंड। मतलब वो जो कार है तो उसकी औसत रफ्तार जो है वो 24 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ओके, तो ये उसका करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, देखिए ये जो प्रॉब्लम अभी आपकी स्क्रीन पर है ये पिछले प्रॉब्लम के जैसा ही है। ओके, लेकिन थोड़ा सा अब इसको चेंज कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, तो इसलिए अब हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मतलब करने की कोशिश कर लेते हैं कि कैसे करना है इसको। आप लोग देखो, इसमें एक कार आपको दी गई है और उसके बारे में आपको बताया गया है कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गई है, ए से लेकर बी तक वो जा रही है, मान लो। ओके, सपोज करो कि ये टोटल फासला x है और उसकी जो रफ्तार है जाते टाइम पर वो है 50 किलोमीटर पर आवर, और जाहिर है जब वो वहाँ से वापस होगी तो वापसी के दौरान उसकी स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, आपको पूछा गया है कि उसकी औसत रफ्तार क्या होगी इस पूरे मुकम्मल सफ़र के दौरान। तो वही तरीके से करेंगे जैसा हमने पिछला सवाल किए थे। हम लोग ये मानकर चलेंगे कि ए से बी तक जाने में उसको t1 टाइम लगा और बी से ए तक आने के लिए उसको t2 टाइम लगा। तो देखो मैं इसको यहाँ से इधर से सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले ये वाली जो रफ्तार है इसका नाम v1 रख दो, इसका नाम v2 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, v1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन t1, देयरफॉर t1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन v1, देयरफॉर t1 इज इक्वल टू एक्स अपॉन v1 की कीमत आपको 50 दी गई है। आप वो किलोमीटर पर आवर वगैरह इकाइयों के चक्कर में अभी ना पड़ें, जो दी गई है वही हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और वैसे भी जो फाइनल आंसर आपको दिया गया है वो भी किलोमीटर पर आवर में ही है, जो 4 ऑप्शंस है, तो इसलिए इकाइयाँ पर हम उनको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको मीटर पर सेकंड बनाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। ये हो गया t1। ऐसे ही हम लोग t2 के लिए कर सकते हैं। t2 के लिए आ जाएगा v2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन t2, देयरफॉर t2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन v2, देयरफॉर t2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन v2 की वैल्यू 40 है। तो यहाँ पर हमारे पास t1 आ गया, यहाँ पर हमारे पास t2 आ गया, ठीक है। अब हम t1 और t2 का टोटल कर लेंगे, तो यह आ जाएगा t इज इक्वल टू t1 प्लस t2, मतलब दोनों को लगने वाला टाइम, ओवरऑल जो टाइम है, तो इज इक्वल टू कितना होगा, x अपॉन 50 बराबर है, और ये हो जाएगा x अपॉन 40, x जो है वो फासला है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो नीचे आप ज़्यादा लोड ना लिए हुए सीधा सीधा नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना, ऊपर वालों को क्रॉस करना। ओके, वैसे आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही रहता है, टाइम कंज्यूमिंग, यानी जिसके अंदर टाइम आप बचा सकते हो, तो उसका तरीका यही है कि नीचे वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करो, बाद में क्रॉस कर लो। ये 40 को इधर ला लो, ये हो जाएगा 40x, ये 50 को उधर भेज दो प्लस 50x, 40x प्लस 50x मतलब 90x अपॉन 50 इंटू 40, ये 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 9x अपॉन इन लोगों को मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20, 1 0 बढ़ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास टाइम आ गया, लगने वाला पूरा वक्त, इतना वक्त उसको लगेगा पूरे सफ़र में। सवाल वो ये है कि औसत रफ्तार क्या होगी, तो अब मैं उसको यहाँ कर देता हूँ इस जगह पर। औसत रफ्तार का हमारे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बराबर है, यानी मुकम्मल फासला बटे मुकम्मल वक्त। अब टोटल डिस्टेंस तो ए से लेकर बी तक, ये टोटल डिस्टेंस नहीं है क्योंकि उसको जाकर वापस भी आना है, तो ए से लेकर बी तक, फिर बी से लेकर ए तक। अब ए से लेकर बी तक x फासला है, बी से लेकर ए तक भी x फासला है, मतलब टोटल मिलाकर हो गया 2x, तो 2x अपॉन टी, ये हो जाएगा 2x अपॉन टी की वैल्यू है
9x अपॉन 200, ये 900 ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 2x इंटू 200 अपॉन 9x, ये 9 x से x कट जाएगा, ये हो जाएगा 400 अपॉन 9। तो ये आंसर आ गया। ओके, अब आप देखो कि जो आंसर्स आपको दिए गए हैं वो थोड़े से अलग, मतलब वो सॉल्व किए हुए हैं, तो हमको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो इनको देख लेते हैं सॉल्व करके। 9 से अगर इसको कट करना है तो देखो 9 चौक 36। ओके, तो यहाँ पे 4 बचेंगे तो फिर 40, फिर 9 चौक 36 पॉइंट लगाना पड़ेगा, फिर 4 ही बचेंगे तो फिर 40, यानी 9 चौक 36 तो 4, और ये 4 4 4 आते रहेंगे और यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उस कार की पूरे सफ़र के दौरान औसत रफ्तार जो है वो 44.4444 किलोमीटर पर आवर होगी। क्लियर? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब स्क्रीन पर आपको जो प्रॉब्लम अभी दिख रहा है उसमें आपको एक कार की रफ्तार दी गई है कि वो 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही थी, उसको अचानक ब्रेक लगा और वो 10 सेकंड के बाद जाकर रुक गई। ठीक है, तो आप देखो इसको फिगर से अगर समझना है तो हम इस तरह से ले सकते हैं कि मान लो यहाँ पर ये कार है और ये कार इधर जा रही थी, इसकी स्पीड है 200 मीटर पर सेकंड, इसको ब्रेक लगा और फिर ज़ीरो कितने सेकंड के बाद है, तो 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद जो है वो रुक गई है, मतलब यहाँ आकर वो रुक गई है। और अगर वो यहाँ आके रुक गई है इसका मतलब यहाँ उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, तो ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो चलो अब आप इस पर से उसका एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। तो एकदम सीधा सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग देखो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको इसरा मालूम करना है। ओके, इसरा जो है अगर पॉजिटिव है तो उसे आमतौर पे इसरा कहते हैं, और अगर वो निगेटिव हो, रोकने वाला हो, तो उसे आमतौर पर डिसलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। उर्दू में हम उसे मनफी इसरा कहना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कई मरतबा रिटार्डेशन या डिसलरेशन को पसमानदगी भी कहा जाता। पसमानदगी का मतलब होता है ऐसा इसरा जो रोकने वाला हो। ओके, निगेटिव इसरा। चलो ठीक है, इसमें तमाम वैल्यूज़ रख दो। यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू यू की वैल्यू है 200 प्लस ए इंटू टाइम, और टाइम की वैल्यू है 10। ये 200 को आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -200 इज इक्वल टू ए इंटू 10, बाद में 10 को शिफ्ट कर लो, ए इज इक्वल टू आ जाएगा -200 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसल, ए इज इक्वल टू -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा वो है -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, जो सवाल अभी आपने स्क्रीन पर देखा उसमें आपको एक दायरा दिया गया है। मान लो कि वो दायरा कुछ इस तरह से बना लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट बी है, और इस जगह पर एक सेंटर ज़ीरो ओ है। और इसमें ये बोला गया है कि ए और ओ के दरमियान का फासला 10 मीटर है। ओके, मतलब इसमें सवाल ये किया गया है कि जब ये साइकिलिस्ट जो है ए से बी तक जाएगा, यानी यहाँ से ये पॉइंट तक जब वो जाएगा तो उसका फासला कितना कवर होगा और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके, देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। और मैंने आपको कल के लेक्चर में भी ये चीज़ समझाया था कि बगैर कोई डिस्टेंस वगैरह, बगैर कोई डायरेक्शन के, बगैर कोई सिमत को देखे हुए जो चीज़ तय होती है, जो लंबाई तय होती है, तो इसे डिस्टेंस कहते हैं। ओके, और स्ट्रेट लाइन में जो होता है एक डायरेक्शन के अंदर जो होता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायरेक्शन में जो चीज़ होता है तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। एकदम सिंपल कंसेप्ट। डिस्टेंस जो वो बगैर कोई डायरेक्शन के वो तय करेगा, और डिस्प्लेसमेंट वो जो सीधी लाइन के ऊपर वो तय करेगा। ओके, तो अब आप एक चीज़ देखो, अगर हम पॉइंट ए से वापस घूम फिर कर पॉइंट पर ए पर आएंगे तो इस चीज़ को हम लोगों ने मुहीत कहा है, सरकमफ्रेंस। ओके, और सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है c इज इक्वल टू 2 पाई r।
लेकिन हमको ये बोला गया है कि वो ए से बी तक ही चला गया, मतलब सिर्फ आधा सर्कल। तो आधा सरकमफ्रेंस, अगर आधा सरकमफ्रेंस मतलब इसको आधा करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस सवाल में फासला अगर मालूम करते हैं, डिस्टेंस अगर मालूम करते हैं, वो आ जाएगा पाई आर के बराबर। पाई इंटू आर की वैल्यू आपको 10 दी गई है, तो इस तरह से डिस्टेंस हो जाएगा 10 पाई मीटर। ओके, अब हम इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, यानी इसका हटाव मालूम कर सकते हैं। तो इसका जो हटाव होगा वो ए से लेकर बी तक सीधा फासला होगा। अब आप अंदाज़ा लगाओ, वैसे ही समझ में आ जाता, ये 10 मीटर है तो बचा हुआ ये भी 10 मीटर होगा, तो टोटल मिलाकर कितना होगा 20 मीटर। तो जो दो आंसर जो आएंगे वो होंगे कि डिस्टेंस जो है वो 10 पाई मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो होगा 20 मीटर। इसका मतलब हम उसको इस तरह से लिखेंगे 10 पाई मीटर और 20 मीटर। याद रखो, जो पहला है उसको लेफ्ट में आप लिखते हैं, जो बाद में जिसका नाम आया वो राइट में आएगा। ओके, तो ये वाला ऑप्शन जो रहेगा वो उसमें करेक्ट है। अब जाहिर है ये ऑप्शन उसके अंदर पहले ही नंबर पर है, यानी ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस तरह के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जो प्रॉब्लम अभी आपने देखा उसको एक फिगर के ज़रिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग याद रखो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिगर से अगर सॉल्व करें तो ज़्यादा जल्दी सॉल्व हो जाते। आप देखो, आपको एक ज़र्रे की हरकत के बारे में दिया गया है और ये बोला गया है कि मुस्तकिल इसरा से, यानी कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से उसने हरकत शुरू किया। तो सपोज़ करो उसने हरकत यहाँ से शुरू किया पॉइंट ए से, वो यहाँ से यहाँ तक गया पॉइंट बी तक। ओके, और यहाँ से वहाँ तक जाने में उसको 4 सेकंड का वक्फा लगा, 4 सेकंड का उसको टाइम लगा, और जो फासला उसने कवर किया वो है 24 मीटर। तो ये हमारा S1 है, ये हमारा T1 है। ओके, ये बराबर अलामतों को आप ध्यान में रखते जाओ। फिर उसने आगे क्या किया, फिर आगे वो और बढ़ा, तो अगले 4 सेकंड के अंदर उसने 64 मीटर, मतलब यहाँ से वो और कंटिन्यू आगे बढ़ा यहाँ तक। टाइम जो उसको लगा वो 4 सेकंड ही है, लेकिन इस मरतबा जो फासला उसने कवर किया वो S2 है और उसकी कीमत है 64 मीटर। आपको यहाँ पर मालूम करना है कि उस ज़र्रे की इब्तदाई रफ्तार क्या है। इब्तदाई रफ्तार मतलब इस जगह पर जो उसकी रफ्तार होगी वो हमारा टारगेट है। तो आप देखो इसको किस तरह से कर सकते हैं हम लोग। यहाँ की इब्तदाई रफ्तार अगर u है तो इसका मतलब यहाँ की जो रफ्तार होगी हम उसको फाइनल वेलोसिटी बोल देंगे, तो हम उसका नाम v रख सकते हैं। ओके, लेकिन ये वाले केस के लिए, जब हम ये वाले केस की बात करेंगे तो उस वक्त ये इब्तदाई रफ्तार बनने वाली है। ओके, इसलिए हमको इसको कुछ नया नाम देना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसका नाम v1 रख देते, और फिर ये v1 इसकी, यानी इस हालत की इब्तदाई रफ्तार v1 होगी और इसकी इंतहाई रफ्तार हम v मान लेंगे। चलो ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को 2 हिस्सों में सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग ये वाले पार्ट को हल करने की कोशिश करेंगे। आप लोग देखो, हमको u मालूम करना है और रफ्तार वगैरह हमको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ एक चीज़ हमको पता है कि इसरा जो है वो कांस्टेंट है। ओके, तो इस चीज़ को हमको यूज़ करना है। चलो शुरू करते हैं यहाँ के पार्ट के लिए। पहले पार्ट के अंदर अगर मैं थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करूँ, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। v का मतलब होगा इंतहाई रफ्तार, लेकिन ये पहले हिस्से की इंतहाई रफ्तार ये है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u², हमारा टारगेट है, यानी u मालूम करना है, प्लस 2 इंटू a इंटू s जो है वो 24 हमको दिया हुआ है, तो 24। ओके, क्लियर। इसका मतलब ये कितना आ गया, v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू u² प्लस इन दो लोगों को मल्टीप्लाई करें 48a। चलो इसको हम लोग पैक करके रख देते हैं। अब सवाल ये आएगा कि हम ये v1 कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये मालूम किया जा सकता है क्योंकि टाइम दिया गया है, बराबर, टाइम और फासला हमको दिया गया है, तो हम यहाँ पर s को यूज़ कर सकते हैं। तो चलो s का फॉर्मूला यूज़ कर लेते। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर।
तो चलो इसमें तमाम वैल्यूज पुट कर देते हैं। एस की जगह पर यानी एस की जगह पर S1 ले लो तो 24 u इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 4 प्लस हाफ ए मालूम नहीं है, टी की कीमत 4 है का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 4u प्लस, अब आप देखो 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 और यहाँ पे नीचे 2 है तो ये 2 से वो 16 कट जाएगा, ये हो जाएगा 8a। ओके, आप देखो 24 4 8, ये 4 से अगर डिवाइड कर दिए तो ये सब नंबर कैंसिल हो जाते, तो ये ऐसा हो जाएगा 24/4 इज इक्वल टू 4u/4 प्लस 8a/4। 4 से कट कर दो तो 6 चौक 24, 4 से 4 कैंसिल, u प्लस 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हमको एक इक्वेशन मिली, काय के लिए मिली, u और a में। ठीक है, तमाम इक्वेशंस को आप बराबर नोट डाउन करते चले जाओ, कहीं ना कहीं उनको मतलब आप सिस्टमेटिक अंदाज में लिखते जाओ। जैसे ये इक्वेशन 1 आ गई, ये इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक है, अब क्योंकि मुझे ये सब मिटाना है इसलिए मैं इन इक्वेशंस को पहले कहीं लिख के रख देता हूँ। ये वाली इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता 6 इज इक्वल टू u प्लस 2a। ओके, और उसी तरह से ये वाली इक्वेशन जो हमको मिली थी इसके लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 48a। ठीक है, अब मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिटा देता हूँ और ये जो कुछ भी अभी हमने किया ये सब हम सेकंड पार्ट के लिए करेंगे। ओके, अब आप देखो सेकंड पार्ट वो यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये उसकी इब्तिदाई रफ्तार हो जाएगी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहले s के फॉर्मूले से स्टार्ट कर लेते हैं। S2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हो जाएगा S2 का मतलब है 64 इज इक्वल टू, अब u का मतलब होगा इब्तिदाई रफ्तार, तो ये वाले पार्ट के लिए इब्तिदाई रफ्तार तो ये है, इसलिए ये u की जगह पर हमको v1 लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे v1 ले लेंगे, तो v1 इंटू टाइम लगा था 4 सेकंड प्लस हाफ a इंटू टी की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 बराबर 4v1 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 से ये 2 से 16 को कट कर दिए तो 8a। आप देखो एक बार फिर 4 से डिवाइड हो जाता बराबर 64 4 8, तो 4 से तकसीम हो जाएगा, ये हो जाएगा 64/4 इज इक्वल टू 4v1/4 8a/4। 4 से इनको कट कर देंगे, 16 चौक 64 इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, v1 प्लस 4 से। ओके, तो इसका मतलब हमारे पास इस बार जो इक्वेशन आई वो है 16 इज इक्वल टू v1 प्लस 2a, ये वाली इक्वेशन आ गई है। तो अब आप देखो कि चलो ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने लिख लिए होंगे सब ये। ठीक है, अब आप देखो आपके पास जो इक्वेशंस आई है टोटल 3 इक्वेशंस आ गए। पहली इक्वेशन 6 इज इक्वल टू u प्लस 2a, यहाँ पे v1 है। फिर दूसरी इक्वेशन है v1 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 48a। तो ये वाली इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 इज इक्वल टू u प्लस 2a। अब आप देखो इक्वेशन के अंदर यहाँ वेरिएबल है v1 और a, यहाँ पर है u और a। दो ही इक्वेशंस को सॉल्व करना है इसलिए वेरिएबल भी 2 होना चाहिए, वेरिएबल 3 हो गए। तो हम एक काम कर सकते हैं, इस v1 को गायब कर सकते हैं। इसको गायब करने के लिए हम ये इक्वेशन अगर यूज़ करेंगे तो ये थोड़ी सी डेंजरस हो सकती है क्योंकि ये स्क्वायर में है। एक काम करते हैं हम लोग, ये वाले पार्ट में दोबारा से मतलब ये इक्वेशन हमारे लिए यूजेबल नहीं दिख रही है तो हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन v1 इज इक्वल टू u प्लस at, ये वाली इक्वेशन एकदम सिंपल है। ये हो जाएगा v1 इज इक्वल टू u प्लस a और t की वैल्यू है 4। आप लोग देखो ये जो v1 है इसको उठाकर मुझे यहाँ रखना है, मतलब ये वाली जो कीमत मुझे मिली इसको उठाकर यहाँ रख दो। ओके, आप याद रखो कुछ भी करो, कुछ ऐसा दिमाग लड़ाओ जिसके ज़रिए वेरिएबल 2 होना चाहिए। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ाते। क्या हो जाएगी वो इक्वेशन 16 इज इक्वल टू v1 की जगह पर लेना पड़ेगा u प्लस 4a प्लस उसके आगे है 2a। ओके, और ऐसा करने पर अब हमको क्या मिला 16 इज इक्वल टू, जाहिर है ये हो जाएगा u प्लस 4a प्लस 2a इज 6a। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है
क्लियर? एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन हमारे पास ये वाली है, बस अब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो शुरू करते, देखो क्या करेंगे इसमें। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन बने हैं, तो एक इक्वेशन आ गई है 16 इज इक्वल टू यू प्लस 6a, और ये वाली इक्वेशन है 6 इज इक्वल टू यू प्लस 2a। ठीक है, क्या करना चाहेंगे इसको एकदम इजी वे में अगर देखा जाए, हमारा टारगेट वैसे तो u मालूम करना है, तो बेहतर तो ये है कि हम इनमें से इस a को गायब कर दें। ओके, तो या तो वैसा कर सकते हो, या फिर एक काम करो, इसको पहले माइनस कर दो। अगर माइनस कर देंगे तो ये u से u कट जाएगा, 16 में से 6 बचेंगे 10 इज इक्वल टू 6a में से 2a चला गया तो बचेगा 4a। इसका मतलब a इज इक्वल टू आ जाएगा 10/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये a की कीमत आ गई, यानी हम लोगों ने वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो दिया गया था वो मालूम कर लिए, वो इतना आ गया 10/4। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सब। ओके, चलो ये इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हमारा मेन टारगेट क्या है, हमको u मालूम करना है, उसके लिए ये इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू यू प्लस 2 इंटू ए, और a की वैल्यू है 10/4। देखो a की वैल्यू जो मालूम करे थे वो वापस रख दिए, और अब आप इसको सॉल्व करके देख लो। देखो ये क्या हो सकता है, 2 से ये कट जाएगा, 2 से 5 को इधर भेज देंगे तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 5, u इज इक्वल टू आएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब यहाँ की जो रफ्तार है वो 1 मीटर पर सेकंड होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप देखो इस तरह से काइनेमेटिकल इक्वेशंस आप अप्लाई करेंगे। अगर एक आधी कोई इक्वेशन गलत भी लग गई तो कोई मसला नहीं है, धीरे धीरे करके आप कोई ना कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन से उसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, ओके। जो प्रॉब्लम अभी आपने पढ़ा बहुत ही ख़ास प्रॉब्लम है। अब देखो इसमें एक कार दी गई है और वो हालत सुकून से, मतलब फ्रॉम रेस्ट, वो आगे बढ़ी। 20 सेकंड तक उसके ऊपर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है। चलो इसको फिगर से शुरुआत करते हैं। मान लो कि यहाँ से वो कार स्टार्ट हुई, तो यहाँ से लेकर वो फाइनली मान लो यहाँ तक चले गई है। ठीक है, तो और क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और 20 सेकंड तक हो गई है टोटल, पहले 10 सेकंड में उसका फासला s1 है। तो हम एक काम करते हैं, मान लो यहाँ एक पॉइंट ले लेते b, और ये इमेजिन करो कि ये फासला s1 है और इसमें 10 सेकंड का टाइम लगा, और b से लेकर c तक ये वाला जो फासला है तो ये s2 है, इसके अंदर अगले 10 सेकंड में वो यहाँ तक गई है। ओके, आप याद रखो क्योंकि शुरुआत में कांस्टेंट एक्सेलरेशन की वजह से उसका फासला अलग रहेगा, कम रहेगा, बाद में उसका एक्सेलरेशन का अलग रहेगा। यहाँ रफ्तार हम इब्तिदाई रफ्तार u ले लेंगे और वो 0 है, क्योंकि आपको बोला गया है कि वो कार स्टार्ट में रुकी हुई थी। फिर यहाँ पर जब वो पहुँची तो यहाँ उसकी फ़ाइनल रफ्तार हम v1 ले लेंगे। ओके, और फिर जब सेकंड पार्ट करेंगे तो सेकंड पार्ट के लिए ये हमारी इब्तिदाई रफ्तार बन जाएगी, तो फाइनल रफ्तार उसकी v ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, हमको ये बताना है कि s1 और s2 में आपस में क्या रिलेशन होगा। तो एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि s1 जो है वो s2 से छोटा आएगा। वैसे तो पहले रवानी में अगर पढ़े तो ऐसा लगता है कि s1 और s2 दोनों इक्वल है, यानी जो पहला ऑप्शन हमको दिख रहा है वो करेक्ट लग रहा है, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि पॉसिबल नहीं है। s1 डेफिनेटली कम आना चाहिए s2 से। ठीक है, चलो हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से हम इसको करेंगे। पहले हम यहाँ पर फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा देते। यह हो जाएगा v1 इज इक्वल टू, यानी फाइनल तो v1 ही है ना, तो v1 इज इक्वल टू u प्लस at। नहीं, इसमें हाँ टाइम दिया हुआ है। ओके, तो यह आ जाएगा v1 इज इक्वल टू a इंटू टाइम है 10। ठीक है, चलो ठीक है, ये v1 की वैल्यू आ गई। साथ ही साथ आप s1 का फॉर्मूला लगा लो। s1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए थे इसमें, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s1 इज इक्वल टू u 0 है तो वो तो चला गया, 0 की वजह से ये नंबर चला गया। यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 a इंटू टाइम का स्क्वायर, वो है 10 का स्क्वायर। तो s1 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होगा 100,
100 2 से ये कट जाएगा, मतलब 50A। तो देखो यहाँ पर पहले मैंने V1 मालूम किया, फिर साथ ही साथ मैंने एक और काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाया, अब S1 आ गया। ऐसा ही कुछ हम लोग इधर भी कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको क्लियर कट पिक्चर समझ में आए और हमको इजीली आंसर मिल जाए उसका। चलो यहाँ के केस के अंदर अगर हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा v इज इक्वल टू, ये फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस v, यानी u की जगह पर v1 लेंगे प्लस at। ओके, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू v1 प्लस a इंटू टी के की वैल्यू है 10 सेकंड, बराबर है। तो ये इतना आएगा, यहाँ पे v की वैल्यू इस तरह से आएगी, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ करेंगे। फिर अब s का फॉर्मूला यूज़ करो तो s2 इज इक्वल टू, मतलब ये वाले पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए s2 इज इक्वल टू यह आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। याद रखो यहाँ पर u का मतलब इब्तिदाई रफ्तार है और इस केस में इब्तिदाई रफ्तार ये है, तो यहाँ पर मुझे v1 लेना पड़ेगा। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर सकते, इसमें तमाम कीमतें ला के रख देते। s2 इज इक्वल टू v1 की कीमत ये वाली है जो शुरू में मालूम करे थे, तो हम ये वहाँ ले सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 10a इंटू टी की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, प्लस हाफ a इंटू 10 का स्क्वायर। यह आ जाएगा s2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इंटू 10a मतलब 100a, और ये हो जाएगा 100/5 मतलब 50a। इसका मतलब s2 इज इक्वल टू आ गया 100a प्लस 50a मतलब 150a। ओके, तो देखो बिल्कुल कैलकुलेशन से क्लियर समझ में आ गया कि पहले वाला पार्ट में S1 कम आएगा, S2 काफ़ी बड़ा आएगा, तो ये 50A है और वो 150 यानी 150A आया। अब दोनों का आपस का ताल्लुक देखना है हमको ये देखना है कि दोनों में रिलेशन क्या मिला। तो एकदम इजीली हम दोनों का रेशो ले लेंगे, S2/S1 ले लो, ये हो जाएगा 150A/50A। a से a कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब S2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S1, यानी सेकंड वाला पार्ट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पहले वाले डिस्प्लेसमेंट से 3 गुना ज़्यादा होगा। ओके, तो जो ऑप्शन हमको, अच्छा उसमें S1 इक्वल टू दिए हुए हैं। बहरहाल चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने ये नोट तो कर लिए होंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं और हम थोड़ा सा देखो हमको क्या मिला। अभी हमको मिला S2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स S1, तो आप 3 को इधर ले लो, तो S1 इज इक्वल टू क्या आएगा S2/3। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। क्लियर? तो चलो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आज का आखिरी जो सवाल है 10वें नंबर पे, वापस एक बार फिर से टावर का सवाल है, जो जिस तरह के सवालात से हम शुरुआत किए थे। देखिए इस मर्तबा आपको बोला गया है कि एक टावर है और मान लो कि ये वो टावर है और यहाँ से इस जगह से एक चीज़ को नीचे गिराई गई, बराबर एक पत्थर को नीचे गिराया गया। जब ये पत्थर को ऊपर से नीचे गिराया गया तो यहाँ उसकी इब्तिदाई जो रफ्तार है वो x दी हुई है। ओके, और जब वो ज़मीन की सतह पर पहुँचा तो उसकी जो फाइनल रफ्तार है वो आपको दी गई है 5x, और आपको बोला गया है कि उसकी ये वाली जो हाइट है तो ये क्या होगी, हाइट मालूम करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम हमने शुरू में भी देखा था। सबसे पहले हमको एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पर a जो है वो g के बराबर है, शकली इसरा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लोग लेंगे उसको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो इसमें अगर मैं s का फॉर्मूला यूज़ करूँ, यानी सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, तो वो आ जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह पर मैं h ले लेता हूँ, तो h इज इक्वल टू u, नहीं इसमें देखो आप टाइम दिया हुआ नहीं है तो हम ये वाली इक्वेशन से यूज़ नहीं कर सकते, बराबर है। लेकिन ट्राई करना चाहिए, हर चीज़ को आप ट्राई करके देखना तब, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो इजी समझ में, आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज़। इसमें टाइम दिया हुआ नहीं था इसलिए वो इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे। हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेते, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये फॉर्मूला ज़्यादा इजी होगा। v मतलब नीचे वाली रफ्तार तो कितनी है 5x का स्क्वायर, u की जगह पर आप x ले सकते हो तो x का स्क्वायर,
प्लस 2 टाइम्स जी, और एस का मतलब हम ले लेंगे एच, बराबर है। और अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दो तो देखो 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस जी की जगह पर आप ठीक है 2g ही रहने दो उसको इंटू एच। इस एक्स स्क्वायर को इधर ला लो तो इधर आकर ये माइनस होगा, तो 25x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इसका मतलब 25 में से एक चला गया तो 24, तो 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू एच। देखिए बराबर समझ में आ रहा है कि सब ओके। अब आप क्या करो कि ये दो नंबरों को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 24x स्क्वायर अपॉन 2g, 2 से ये कट जाता, इसका मतलब h इज इक्वल टू आ जाएगा 12x स्क्वायर अपॉन g। तो देखिए ये ऑप्शन अगर उसमें है तो यही आंसर है, तो सेकंड ऑप्शन जो दिख रहा है हमको वो करेक्ट है। क्लियर। इस तरह से हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस को और न्यूटन्स लॉज को इस्तेमाल करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा आज का जो लेक्चर है और ये जो 10 प्रॉब्लम्स थे ये आज कंप्लीट हो गए, लेकिन कई किस्म के सवालात जो है वो इस टॉपिक पे किए जा सकते हैं। ओके, मैं आपको एक मशवरा दूंगा कि आप लोग जो भी किताबें वगैरह रेफ़र कर रहे हो तो उनमें से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाइए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आता है तो आप मुझे मेरे नंबर पर, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे जो है इसका वो जो प्रॉब्लम है वो आप मुझे भेज सकते हो। अगर ऐसे प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं तो मैं उन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक अलग वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा। और अगर सवालात कम आते हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं इंडिविजुअली उसको आंसर दे दूंगा, लेकिन आप ट्राई करते रहिए, आप पढ़ते रहिए। और ये जो 1 महीने का जो तकरीबन टाइम आपके पास अभी बचा हुआ है, इसमें जितना आप इस वक्त को यूटिलाइज कर सकते हैं उतना कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।